हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और मैं हूँ मिस्टर डीसी शर्मा और मैं पढ़ाता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी 9 टू 12th प्लस नीट। तो आज हम सब 10th की बात करेंगे। हमारे तीसरा लेक्चर है रिप्रोडक्शन का। तो थोड़ी सी वीडियो लेट है, लेकिन अब की बार बेटा फोड़ देंगे बायोलॉजी को, ठीक है ना। तो अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक से ज्वाइन ले सकते हैं। और अगर आपको 10th का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल डीसी एकेडमी से जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है और बातचीत आप गहरे में करना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की जो हमारी टॉपिक है बड़ी मजेदार है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके आते हैं, जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। क्या नाम है? टिश्यू कल्चर। और इसी को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक, अब ये टिश्यू कल्चर क्या होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, इसके बारे में हम चलिए समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करेंगे तो टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें प्लांट के किसी भी ग्रोइंग पार्ट को लिया जाता है। ग्रोइंग पार्ट जहां पे उस प्लांट का ग्रोथ हो रहा हो, वहीं से हम किसी छोटे से पार्ट को ले लेते हैं और उसको कल्चर मीडियम में डाल देते हैं। और उस कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक। और उस न्यूट्रिएंट से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है और प्लांट अल्टीमेटली ग्रो करके अपना एक न्यू इंडिविजुअल को अपने आप को बना लेता है। तो ये देखिए, टिश्यू कल्चर में लिखा है, इट इज ए प्रोसेस इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट इज टेकन फ्रॉम अ ग्रोइंग टिप and kept in culture medium and take nutrition from culture medium and become a new plant। ये देखिए रेड लाइन में लिया है। हाँ, तो ये रेड लाइन में देखिए लिखा है, आप समझ सकते हैं। स्मॉल पार्ट प्लांट का लिया जाता है, स्मॉल पार्ट उसको कल्चर मीडियम में डाला जाता है। अब टिप से लिया जाता है, कल्चर मीडियम में डालेंगे, कल्चर मीडियम पर न्यूट्रिएंट्स होगा और उस न्यूट्रिएंट्स को खा पी के प्लांट बड़ा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि टिश्यू कल्चर करने के लिए हमें किसी बड़े बिगहे जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम एक छोटे कटोरे में भी एक प्लांट को हम उगा सकते हैं आसानी से। तो टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है, ठीक है ना। और जितने भी प्लांट पैदा होते हैं ये रेजिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं? ये सब रेजिस्टेंस होते हैं, डिजीज के रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें हमने बनाया है, ये देखिए पत्ती है। अब इस पत्ती को हमने प्लांट से तोड़ा और इसको हमने कल्चर मीडियम में डाला। कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स इसने लिया और न्यूट्रिएंट्स की बदौलत इसमें देखिए नए नए प्लांट आ गए हैं। आपको दिख रहे हैं इसमें, देखिए चौथे वाले डब्बे में पूरे नए नए प्लांट फॉर्म हो चुके हैं। तो आपसे पूछेगा एक्स प्लांट क्या होता है। देखिए लिखा गया, द पार्ट ऑफ प्लांट यूज फॉर टिश्यू कल्चर मीडियम इज कॉल्ड एक्स प्लांट। एक्स प्लांट का मतलब ये होता है कि वह प्लांट जिसके पार्ट को हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चरिंग में, उससे क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट। अब हमसे पूछेगा व्हाट इज कैलस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ग्रोइंग प्लांट के किसी ग्रोइंग पार्ट को तोड़ के कल्चर मीडियम में डालते हैं तो उस पार्ट के अंदर सेल डिवीजन होने लगता है। और जब सेल डिवीजन होने लगता है तो वो मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी को बोलते हैं कैलस। समझ में आया ना? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आपको टिश्यू कल्चर समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका एडवांटेज पढ़ लेते हैं टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर का हम क्या पढ़ेंगे? एडवांटेज। तो देखिए, एडवांटेज टिश्यू कल्चर का ये है कि पहला पॉइंट लिखा है नीडेड इज स्मॉल एरिया। तो टिश्यू कल्चरिंग करने के लिए स्मॉल एरिया की जरूरत पड़ती है। मल्टीपल रेट इज हाई। सेकंड पॉइंट लिखा है कि टिश्यू कल्चरिंग में क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन रेट, इनका रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है बहुत स्पीड होता है। मतलब कि इनमें जितने भी लोग बहुत जल्दी बन जाते हैं, इनका ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है। भाई छोटा सा टिप लेते हैं, उसमें बहुत जल्दी प्लांट बन जाता है, ठीक। प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट। इसका मतलब जितने भी टिश्यू कल्चर में प्लांट पैदा होते हैं वो डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं। इसका मतलब उनको कोई बीमारी नहीं होती। समझ में आपको आ रहा होगा। सीड इज नॉट रिक्वायर्ड। एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर ये है कि टिश्यू कल्चरिंग करने के लिए आपको किसी भी सीड की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जितने भी प्लांट उगाना चाहोगे तो उसमें सीड की जरूरत नहीं पड़ती। किसमें? टिश्यू कल्चरिंग में। तो ये बहुत अच्छी इसकी कहानी है, बहुत अच्छा टिश्यू कल्चर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आइए अब हम बोर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर्ड क्वेश्चन में देखिए लिखा डिफाइन टिश्यू कल्चर, राइट इट्स एडवांटेज। तो इसमें आपको टिश्यू कल्चर के बारे में बताना है और इसका एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है, ये बताना हमने बताया। डिफाइन टर्म एक्स प्लांट सेकंड क्वेश्चन है, तो एक्स प्लांट के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन, राइट इट्स एडवांटेज। तो आपको बताना है कि माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है और इसका एडवांटेज क्या है। तो सिंपल सा वर्ड है कि जो पहला वाला क्वेश्चन है वही तीसरा वाला भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया गया। व्हाट इज कैलस, कैलस क्या होता है ये भी आपको जानकारी लेनी है। तो कैलस भी हमने बताया, समझ में आया। तो आपका अब पूरा टिश्यू कल्चर खत्म हो चुका है। इससे इतने ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें रेड में
और ब्लू में 2 लोग बनाए गए हैं, रेड वाला फीमेल है और ब्लू वाला मेल है, ठीक। तो जो मेल है, जो फीमेल है वो यग पैदा करेगी और जो मेल है वो स्पर्म पैदा करेगा। तो इनका यग और स्पर्म मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, और जब जाइगोट मिलेगा, जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो। देखिए एम्ब्रियो बन चुका है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का असल में मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो उनके वजह से मिलने से जो बच्चा पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। समझ में आया ना? तो आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा जो मेल होता है, मेल प्रोड्यूस मेल गैमीट, तो जो मेल होगा मेल गैमीट को पैदा करेगा, उसका नाम होगा स्पर्म। और दूसरा पॉइंट लिखा है कि जो फीमेल होगा वो प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवम। देखिए डायग्राम में अच्छी तरह से बनाया गया है। चलिए अब इसमें का फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जान लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि पहला पॉइंट लिखा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व बोथ मेल एंड फीमेल टू प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिना इनके इन्वॉल्वमेंट में कुछ भी होने वाला नहीं। ये कहिए कि फीमेल अकेले बच्चा पैदा कर ले तो भैया नामुमकिन है, अकेले तो कुछ ना होवे। फिर लिखा है द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन जीन फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट। तो कह रहा है कि जब मेल और फीमेल पेरेंट मिल के बच्चा पैदा करते हैं तो उनका जो बच्चा होता है उसका जीन अपने माता पिता से अलग होता, सिमिलर नहीं होता, ठीक। अब लिखा बोथ मियोसिस एंड माइटोटिक डिवीजन आकर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस ऑकर ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन एंड माइटोटिक अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है सिंपल सा बात है, कह रहा है कि जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों आएंगे। मियोसिस गैमीट बनने के पहले होता है और माइटोसिस जब गैमीट दोनों मिल जाते हैं, जब जाइगोट बन जाता है तब होता है। समझ में आया ना? इस बात को याद रखिएगा कि मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस ही होता है। गैमीट जब बनता है तो उसके पहले मियोसिस होता है, गैमीट को बनाने के लिए मियोसिस की जरूरत पड़ती है, और गैमीट जब मिल जाता है उसके बाद जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के अंदर जब सेल डिवाइड करने लगते हैं तो क्या होता है? माइटोसिस होता है। इस बात को आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म एंड अप्लाइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जाइगोट। कह रहा है कि जब मान लीजिए मेल ये है, फीमेल ये है, दोनों मिल गए, और जब ये मिलेंगे तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होता है जाइगोट, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल जाते हैं तो उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखिए 5वीं लाइन लिखा है गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड बट व्हेन गैमीट कंबाइन दे फॉर्म अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ये बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई जल्दी बताएगा नहीं कि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जब 2 अपोजिट से गैमीट मिलते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड। गैमीट के मिलने से हमेशा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही बनेगा। जैसे मैंने कहा ये मान लीजिए ओवम है, ये स्पर्म है, तो स्पर्म क्या होगा? स्पर्म गैमीट है, ओवम भी गैमीट। तो ये जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो इनसे जो मिलने के बाद स्ट्रक्चर बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, क्योंकि जो स्पर्म होगा उसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और जो ओवम होगा उसके पास भी हाफ नंबर क्रोमोसोम होगा, तो हाफ मिलकर फुल बनाएंगे ना, तो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट के अंदर होता है। चलिए अब लिख रहा है कि व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज्ड एंड फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है कि जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जाइगोट, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब एक बात सुन लीजिएगा, जाइगोट क्या होता है? जाइगोट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। जाइगोट क्या होता है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, वो फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है। जाइगोट हमारी सबकी बॉडी, सिर्फ हम सब किससे ओरिजिन हुआ है? हम सबकी जो बॉडी का ओरिजिन हुआ है वो जाइगोट से हुआ है। इसमें देख लीजिए, देखिए यग और स्पर्म दोनों हैं, ये दोनों मिल रहे हैं तो जाइगोट बन रहा है। अब जाइगोट में देखिए 46 क्रोमोसोम है, लेकिन यग में देखिए 23 क्रोमोसोम और स्पर्म में देखिए 23 क्रोमोसोम, तो ये दोनों हैप्लॉइड है, लेकिन इनके जुड़ने से क्या बना? डिप्लॉइड। अब इसी जाइगोट में जब माइटोसिस होती है तो एम्ब्रियो बनता है। तो बोलेंगे व्हेन अ माइटोसिस अकर इन जाइगोट इट फॉर्म अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज व्हाट? एम्ब्रियो। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा स्टेप समझ में आ चुका होगा। अभी हम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो एक बार फिर से इनके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। तो चलिए अब हम प्लांट की शादी कराते हैं। जैसे दूल्हा दुल्हन के घर जाता है, शादी करने मंडप में शादी होती है, उसी तरह आज हम प्लांट की शादी कराएंगे और आप सब लोग भी बाराती बनेंगे। तो भाई इसीलिए हम थोड़ा वीडियो लेट हुआ, क्योंकि हम प्लांट के लिए, एक प्लांट था हमारे घर पे, उसके लिए हम दुल्हन ढूंढ रहे थे, सूरजमुखी था तो मिल नहीं रही थी, तो उसी में दिक्कत आ गई। तो चलिए हम उसी के बारे में आपको उसी का पूरा आपको बारात ले चलेंगे। डीजे सब लगाए हैं और गाना भी चलेगा नागिन वाला, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से मजे लिया जाएगा सब लोग, बफर सिस्टम का माहौल है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट।
तो कहा गया प्लांट की शादी के बारे में आज बात करेंगे। तो कपड़े वपड़े सिलवा लीजिए और पहन लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। शादी में साउंड वाउंड बज रहा है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट की बात करी जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ने से पहले हमें फ्लावर के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। फ्लावर के बारे में जानकारी क्यों लेनी पड़ती है? फ्लावर के लोग के बारे में जब हमें जानकारी होगी तब तो शादी होगी ना, है कि ना। तो फ्लावर में 4 लोग होते हैं। हाँ, फ्लावर के 4 व्हर्ल होता है। देखिए लिखा है, दूसरी लाइन में लिखा है रिसेप्टल इज बेस ऑफ फ्लावर। रिसेप्टिकल इज बेस ऑफ फ्लावर। तो देखिए यहाँ रिसेप्टिकल है ना। तो रिसेप्टिकल मतलब होता है फ्लावर का जो बेस, उसका नाम होता है रिसेप्टिकल, जिसमें फ्लावर के सारे पार्ट जुड़े होते हैं। यहाँ देखिए दिख रहा है रिसेप्टिकल। पूछा स्टेमन क्या है? तो स्टेमन मेल पार्ट है, स्टेमन दूल्हा है, उसी को तो शादी करानी है ना। तो स्टेमन क्या है? दूल्हा। कार्पल क्या है? फीमेल पार्ट। तो स्टेमन को समझ लीजिए, वो दूल्हा का बाप। स्टेमन क्या है? एक मेल पार्ट है। कार्पल क्या है? फीमेल पार्ट है। तो दुल्हन की मम्मी कौन है? कार्पल। दूल्हे का बाप कौन है? स्टेमन। समझ लीजिए। तो ये देखिए स्टेमन है, ये वाला पार्ट है ना। तो इसमें देखिए फिलामेंट लिखा है, एंथर लिखा है, ये सारी स्टेमन के पार्ट है। ये देखिए स्टेग्मा है, ये फीमेल पार्ट है। और देखिए लिखा है पीटल इज कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो कह रहा है कि ये जो देखिए ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू, ये पीटल है, ये कलरफुल पार्ट होता है। और सीपल क्या है? ग्रीन पार्ट। देखिए सीपल। ये समझ में आ गया ना आपको। तो हमने क्या सीखा कि फ्लावर का जो बेस है उसे रिसेप्टिकल बोलते हैं, मेल पार्ट को स्टेमन बोलते हैं, फीमेल पार्ट को कार्पल बोलते हैं, कलरफुल जो पार्ट है फ्लावर का उसे हम क्या बोलते हैं? पीटल बोलते हैं। और जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर को उसे क्या बोलते हैं? सीपल बोलते हैं। इतनी पॉइंट याद रहोगे। अब आगे चलते हैं, समझते हैं हम। देखिए लिखा है ग्रुप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड गाइनोसियम। तो कह रहा है कि जब एक से ज्यादा कार्पल इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके ग्रुप को बोलते हैं गाइनोजियम। ठीक। और ग्रुप ऑफ स्टेमन, जब एक से ज्यादा स्टेमन मेल पार्ट और कार्पल फीमेल पार्ट। तो कहा जब फ्लावर के फीमेल पार्ट एक से ज्यादा जुड़ जाते हैं, गैंग बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। और जब स्टेमन फ्लावर के मेल पार्ट ज्यादा जुड़ जाते हैं, ढेर सारे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड गाइनोसियम एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। ग्रुप ऑफ पीटल इज कॉल्ड करोला। तो कह रहा है कि जब ढेर सारे पीटल हो जाते हैं उनको बोलते हैं करोला। अब एक फ्लावर में एक पीटल तो होगा नहीं, है ना, ढेर सारे 4-5 पीटल होते हैं, तो उनको सबको मिला के करोला ही बोलेंगे। ग्रुप ऑफ सिपल कॉल्ड कैलिक्स। तो एक फ्लावर में तो कैलिक्स एक होता है नहीं, ढेर सारे कैलिक्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? कैलिक्स। तो ग्रुप ऑफ सिपल इज कॉल्ड कैलिक्स। सिपल हरा होता है, पीटल कलरफुल होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आइए अब देखिए स्टेमन के बारे में बता। कह रहा है स्टेमन जो कार्पल होता है, पहले पॉइंट में लिखा है स्टेमन जो कार्पल होता है ये नेसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर के, सेक्सुअली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि स्टेमन मेल पार्ट बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, कार्पल फीमेल गैमेट बनाता है। उसके बाद पीटल और सीपल की बात करें, जो पीटल सीपल देखिए कलरफुल पार्ट है, तो पीटल सीपल एसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर को, सेक्सुअली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ हेल्प करते हैं। ठीक। अब इसमें कह रहे स्टेमन के पास 2 पार्ट होते हैं। देखिए लिखा है स्टेमन के पास 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और जो कार्पल होता है, या कार्पल को पिस्टल भी हम बोलते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। समझ में आ गया? ये पॉइंट याद रखिएगा। तो फ्लावर के कार्पल के पास 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टाइल क्या है? जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ती है। और ओवरी क्या है? ठीक है ना, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल बनता है। आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन दिया गया है। ये देखिए एंथर है बाइलोड शेप, और ये देखिए इसका फिलामेंट है, पूरे को मिला के स्टेमन बोलते हैं। कार्पल की बात करेंगे तो इसमें 3 पार्ट होगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब यहाँ देखिए एंथर के पास, यहाँ हमने देखा था स्टेमन 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। अब इसी एंथर में क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनते हैं। देखिए दिखाया है, समझ में आ रहा है? अब ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दिया, दूल्हे को सजा दिया है। अब दूल्हा कहाँ जाएगा? दुल्हन के घर। तो जब दूल्हा दुल्हन के घर चला जाता है उसे बोलते हैं पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं। दुल्हन के घर चला जाए लेकिन शादी ना हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो हम पढ़ेंगे कि अब इसी दूल्हे को कहाँ पहुँचाना है? दुल्हन के घर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये देखिए पॉलिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉलिनेशन क्या है? अब यही पोलन ग्रेन फीमेल के पास मिलने की कोशिश करेगा, ओवम के पास मिलने जाने की कोशिश करेगा। ओवरी में ओवम होता है यज्ञ, समझ में है ना? तो उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में अंतर ये होता है, पॉलिनेशन में दूल्हा मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के घर के सामने जाके बैठ जाता है, लेकिन शादी नहीं होती। लेकिन फर्टिलाइजेशन में दोनों की शादी हो जाती है। सिंपल सा वर्ड। अब देखिए पॉलिनेशन में लिखा है कि पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। द पोलन ग्रेन कैन बी आल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। तो कह रहा पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि जो एक मेल गैमेट है जिसका नाम पोलन ग्रेन है, वो स्टेमन से निकला
और कार्पल के स्टेगमा पे जाके बैठ गया, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कह सकते हैं कि जब पोलन ग्रेन स्टेमन से निकलता है ना, और वो फ्लावर के फीमेल के कार्पल के स्टेगमा पे जाके बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलना या मिलने की कोशिश करना, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। देखिए लिखा गया, समझ जाइएगा। अब इसमें आपको बताते हैं, देखिए पॉलिनेशन क्या होता है। यहाँ देखिए पोलन ग्रेन, ये मेल गैमेट है। अब ये बाहर निकला फ्लावर से, अब इस पोलन को मधुमक्खी ने उठाया और इसको दूसरे फ्लावर के पार्ट, दूसरे फ्लावर पे ले गया और उसके स्टिग्मा पे रख दिया, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। समझ में आ गया ना। देखिए स्टिग्मा पे फ्लावर आ चुका है। तो मेल जो होता है फीमेल से मिलने की कोशिश करता है लेकिन मिलने नहीं दिया जाता, उसका नाम होता है पॉलिनेशन। अगर मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये पॉलिनेशन। आइए समझ लेते हैं पॉलिनेशन को। अब देखिए यहाँ पे ये मधुमक्खी है, यहाँ से पॉलन उठा रही है। तो पॉलिनेशन कराने में मधुमक्खी का और विंड का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। हवा चलती है, पॉलन उड़ के दूसरे में जाके बैठ जाता है। समझ में आया ना। तो एंथर, भाई पोलन ग्रेन अपने आप तो जाएगा नहीं उड़ के, उसको ले जाने वाला एजेंट चाहिए। तो मधुमक्खी ले जाएगी, मधुमक्खी के उनको रस चाहिए, तो वो सब आती रहती, घूमती रहती है ना। और या तो हवा बहती है तो ये पोलन ग्रेन उड़ के जाके दूसरे फ्लावर पे बैठ जाएगा, तो पॉलिनेशन हो जाएगा। अब पॉलिनेशन सेम फ्लावर की स्पीसीज में होता है कि नहीं, आम का पॉलन था, जाके गुड़हल पे बैठ गया तभी पॉलिनेशन हो जाएगा? नहीं भैया, जात सेम होनी चाहिए। आम में झापड़ मार के भगा देगा उनको, बोलेगा भैया तुम तो गुड़हल हो, यहाँ आम पे क्या कर रहे हो, पटक पटक के मार के भगा देगा। तो भाई जैसा फूल वैसे पोलन ग्रेन, हिबिस्कस के पोलन ग्रेन होगा तो हिबिस्कस पे ही आएगा। समझ में आया ना। हाँ, तो अब चलिए सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन समझ लेते हैं। तो कह रहा है द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर फ्रॉम एंदर फ्लावर ऑन द सेम प्लेन। इसमें कह रहा है कि देखिए दो डायग्राम बनाया गया। एक डायग्राम देखिए, एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर दो है ना। एक ही डायग्राम है लेकिन फ्लावर दो है। जब एक ही प्लांट में दो फ्लावर हो, मान लीजिए अब ये एक प्लांट है, ये एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये, मेरी उंगली समझिएगा। एक प्लांट है ये पूरा है ना, ये पूरा एक प्लांट है। मान लीजिए ये पूरी एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है। तो मान लीजिए इस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों है। तो यहाँ के मेल से पोलन ग्रेन, यहाँ से मेल उठा और उसी फ्लावर पे फीमेल बैठ गया, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। और या तो वहां से रुक जाइए 2 मिनट, या तो इस फ्लावर से मेल उठा और इस फ्लावर पे मेल पे बैठ जाए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है, देखिए इसमें बनाया गया है कि ये देखिए ये प्लांट एक है लेकिन इसमें दो फ्लावर है। तो अगर इसी फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही फ्लावर के बीच में, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर इस फ्लावर से है ना मेल उठा और इस फ्लावर के फीमेल पे जाके बैठ गया पार्ट पे, स्टिग्मा पे, तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉलिनेशन जिसमें दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे हो, तो अगर दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में, तो उन दोनों के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तभी सेल्फ पॉलिनेशन है। तो बोलेंगे जब सेम प्लांट हो, सेम फ्लावर हो, उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन आपको समझ में मेरे ख्याल से आ चुका है। ठीक है ना। अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो कह रहा है क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर के बीच में, डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए ये दोनों फ्लावर जो डिफरेंट प्लांट पे हैं और यहाँ से पोलन ग्रेन उठा और दूसरे फ्लावर के जो डिफरेंट प्लांट पे है उसके स्टिग्मा पे जाके बैठ गया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका हो। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हमने कहा, मान लीजिए एक अड़हुल का फूल है, सिंपल सा वर्ड है। ठीक, एक अड़हुल का मान लीजिए फूल है और उस अड़हुल फूल में दो अड़हुल का बोलिए या हिबिस्कस का बोलिए। ठीक, उसमें हिबिस्कस में मान लीजिए उस हिबिस्कस के प्लांट में दो फ्लावर है, एक ही प्लांट है, दो फ्लावर है। अब एक ही फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हुआ तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, या दोनों फ्लावर में हो गया पॉलिनेशन तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। लेकिन अब हमने कहा मान लीजिए दो हिबिस्कस के प्लांट है, एक ये और एक ये। अब यहाँ से फ्लावर उठा और इस प्लांट पे जाके बैठ गया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और मान लीजिए एक प्लांट है, उस पर दो फ्लावर है, यहाँ से पॉलन उठा, इस पे आ गया, इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। लेकिन जब दो डिफरेंट प्लांट हो, डिफरेंट फ्लावर हो, उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन।
एक प्लांट हो, ढेर सारे फ्लावर हो, उन सब के बीच में पॉलिनेशन हो तो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन प्लांट तो एक ही है, सेम फ्लावर सेम प्लांट, पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, पॉलिनेशन तो क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत अच्छी बात है, इसको समझ लीजिएगा। और विंड और ये हनी बी, ये ज़्यादातर इंसेक्ट जो होते हैं यही सब पॉलिनेशन में ज़्यादा मदद करते हैं। समझ में आया ना? तो ये आपको समझ में आ चुका, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो क्रॉस पॉलिनेशन आपको समझ में आ चुका, डायग्राम में देखिए बताया है। अब एक ही है जिससे क्वेश्चन बनता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में आपसे अंतर पूछेगा, बार बार पूछता है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर क्या है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी बोलते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी बोलते हैं। ठीक, पहला याद रखिए, सेल्फ पॉलिनेशन में किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सेल्फ पॉलिनेशन को किसी एजेंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ती भाई? क्योंकि भाई फ्लावर सेम है, एक ही फ्लावर में जब मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे तो किसी एजेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी? फ्लावर तो नजदीक नजदीक होगा ना। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर दूर दूर होते हैं तो एजेंट के जरिए हो जाते हैं, चाहे विंड हो चाहे हनी बी हो या इंसेक्ट हो। मेल एंड फीमेल पार्ट मेच्योर एट सेम टाइम। तो कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर में मेल और फीमेल एक साथ मेच्योर हो जाते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में मेल और फीमेल पार्ट एक साथ मेच्योर नहीं होते, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन में होता है। ठीक, कह रहा है जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये क्लोज फ्लावर में भी हो सकता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जब फ्लावर ओपन होगा तभी हो सकता है, जब खुला रहेगा तभी तो मेल और फीमेल आएंगे ना। सेल्फ पॉलिनेशन में जितने भी ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्थियर होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन सबसे बेटर कौन है? तो बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन बेटर है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन पाया जाता है और वेरिएशन के नाम से इसका एडाप्टेशन बढ़िया होता है। इनके जितने प्लांट होते हैं उनका एडाप्टेशन बेटर होता है। तो आपसे पूछे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में बेहतर कौन है, तो बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, डिजायर्ड पोलन गेन होते हैं, हेल्दी पोलन गेन होते हैं। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कराया भी जाता है, आप करा भी सकते हैं। यूनिसेक्सुअल को बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को यूनिसेक्सुअल बना सकते हैं। मतलब कि अगर कोई प्लांट बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल को अगर आप उसमें से मेल को भगा देंगे तो उसको बोलते हैं इमास्कुलेशन। क्या बोलते हैं? इमास्कुलेशन। तो इतना पॉइंट मेरे ख्याल से आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये बहुत याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में लिख के ले लो, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछ भी लिया था, वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से रटिएगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल डीसी एकेडमी में आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स वहाँ पे पढ़ जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, जम के पढ़ो, हम सब मिलके बायोलॉजी की वाट लगा देंगे, नंबर आपका कम नहीं होगा, बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं, आपको मिलते हैं। इसके बाद आपको हमने अभी पॉल्यूशन पढ़ा दिया, इसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊँगा, इसके बाद एम्ब्रियोसाइक पढ़ाऊंगा, प्लांट में भी हम लोग पढ़ेंगे, एक लेक्चर प्लांट का भी और है। उसके बाद आपको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में ले जाएंगे, तो और वहाँ भी मजा आएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू। प्रेस करिए वीडियो।